वेलकम डियर रॉकर्ड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए हैं ब्लैक मिरर सीजन 2 का लास्ट एपिसोड। ये क्रिसमस के लिए रिलीज किया गया एक स्पेशल एपिसोड था। यार ब्लैक मिरर का हर एपिसोड यूनिक है, यानी अपने आप में देखा जाए तो एक यूनिक स्टोरी है। और खासकर आज के एपिसोड के लिए माइंड ब्लोइंग शब्द कम है दोस्तों। हमने द एंटायर हिस्ट्री ऑफ यू नाम का एपिसोड देखा था, जिसमें एक चीज के जरिए लोग अपनी पूरी लाइफ की हिस्ट्री को सेव रख सकते थे। उसी तरह एक और चीज इंसान यूज कर सकते हैं। इसके रहते हमें सेल फोन, लैपटॉप जैसी किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती। हाथ में बस एक छोटे से रिमोट के जरिए हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक इंसान को आप अपनी लाइफ में कभी देखना ही नहीं चाहते, तो उस इंसान को ब्लॉक कर दो यार। ब्लॉक करने के बाद ना आप उस इंसान का चेहरा देख पाएंगे और ना ही वो आपका फेस देख पाएगा। उसका इमेज एक तरफ से एकदम सफेद हो जाएगा। फोन कॉल्स, मैसेजेस कुछ भी नहीं कर पाएंगे उस इंसान को। ऐसे डिवाइसेस को यूज करने से क्या होगा, ये इस एपिसोड में बताया गया है। और सच बताऊं तो ये एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मतलब बहुत ही डिफरेंट है। तो अंत तक देखिए और एंजॉय कीजिए। तो आज हम देखने वाले हैं ब्लैक मिरर सीजन 2 का एपिसोड 4, जिसका नाम है व्हाइट क्रिसमस। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। तो मूवी की शुरुआत में जोई नाम का आदमी अपने केबिन में आंखें खोलता है। 5 साल से दोस्तों इसको यहीं पर रखा गया है, क्योंकि इसने पास्ट में कोई क्राइम किया था। इसके साथ मैट नाम का एक आदमी भी 5 साल से यहीं पर रह रहा है, पर दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं करते। मैट कुछ पका रहा होता है और जोई से पूछता है, अब तक हम दोनों ठीक से बात नहीं करते थे, लेकिन अब आपस में बात करने का वक्त आ गया है। अब तो बताओ कि तुम कौन सी गलती करके इस केबिन में आए थे। पर दोस्तों जोई उस बात को शेयर ही नहीं करना चाहता। मैट कहता है कि देख, अगर तू नहीं बताना चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पर किस जुर्म के लिए आया था। 5 साल पहले मैट का काम था कि अगर किसी आदमी को बार में या क्लब में कोई लड़की पसंद आ जाए और वो उसे डेट करना चाहता हो, तो मैट उस आदमी की मदद करता है। अब फ्लैशबैक में हेनरी नाम के एक आदमी को दिखाते हैं, जो देखने में जरा इनोसेंट लगता है और यहाँ तक कि वो ठीक से ड्रेस करना भी नहीं जानता। वो एक आई लिंक के जरिए मैट से कनेक्ट होता है। ऐसा करने से होता यह है कि जो कुछ हैरी देखेगा वो सब कुछ मैट को दिख जाएगा। फ्यूचर में एक चिप के जरिए लोग एक दूसरे से कुछ इस तरह कनेक्ट और कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर मैट भी अपने चिप के जरिए हेनरी के साथ आई लिंक स्थापित करके उससे कम्युनिकेट करता है। एंड उसी लिंक की बदौलत मैट हेनरी से कहता है कि ये शर्ट मत पहनो, व्हाइट शर्ट पहनो और अच्छा सा कोट पहन लो एक, तभी इंप्रेशन बढ़िया जमेगा। हेनरी वैसी ड्रेस पहनकर एक क्लब में जाता है और वो जो कुछ कहता है उसे मैट अपने सिस्टम पर देख पाता है। हैरी ना एक ब्लैक ड्रेस वाली लड़की को ना डेट करना चाहता है, तो मैट कहता है उसके पास जाकर बात करने की तुम कोशिश करो, जाओ। हैरी भी जाता है, पर वहां एक आदमी सवाल करता है कि अरे तुम हो कौन, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर कभी देखा नहीं, और वैसे ये बताओ तुम्हें इस पार्टी में इनवाइट किसने किया। अब हैरी भाई पहले तो थोड़ा नर्वस था और अभी तो वो कोई जवाब भी नहीं दे पाता, पर मैट भी उस आदमी को देख पाता है और उसकी डिटेल्स को सर्च करके हैरी को बताता है। अब हैरी ऐसे बात करने लग जाता है जैसे वो उस आदमी को जानता हो और कहता है, अरे यार तू मुझे भूल गया। अरे पिछले महीने उस बारबी की पार्टी में तूने वो अजीब सा हैट पहना था ना, और मैंने तुझसे बात भी की थी, तुझे याद कहाँ रहता है यार, तू तो भूल जाता है। उसके बाद तुझे ये भी पता नहीं है कि हमारी कितनी अच्छी दोस्ती हो गई, ये भी भूल गया तू। एंड इस तरह उस आदमी को मैनेज करके वो उस ब्लैक ड्रेस वाली औरत के पास पहुंच जाता है, जिसका नाम है जेनिफर। हैरी उससे खुल के अपने बारे में बताता है और इसी बीच जहां पर मैट जेनिफर के बारे में कुछ डिटेल्स कलेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो प्रोफाइल है ना वो प्राइवेट होता है, जिस वजह से वो जेनिफर की डिटेल्स का पता ही नहीं लगा पाता। हैरी को किसी तरह बस उससे बात करके उसके बारे में जानना होगा, तभी वो उसे इम्प्रेस कर पाएगा। अब जेनिफर बताती है कि उसे हमेशा किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है। हाँ, इस पर अपना हैरी भी उसे इम्प्रेस करने के लिए कह देता है, हाँ सेम, मुझे भी ऐसी आवाजें सुनाई पड़ जाती है। लगता है हम दोनों के एक्सपीरियंसेस भी बिल्कुल सेम है। और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, अब जेनिफर भी हैरी में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लग जाती है। वो ड्रिंक लेने जाती है तो हैरी यहाँ पर मैट के साथ बातें करने लग जाता है। एंड जब वो ड्रिंक लेकर आती है तो हैरी को अकेले में बात करते हुए देखकर पूरी तरह से इंप्रेस हो जाती है। ये तो मेरी तरह बात कर रहा है, मैं भी अकेले में बात करती हूँ। फिर क्या था दोस्तों, वो हैरी को अपने कमरे में लेकर जाती है, उसको एक ड्रिंक देती है और इसको पीकर हैरी तो बड़ा अजीब सा लग जाता है। वो पूछता है, तुमने ड्रिंक में क्या कुछ मिलाया था? वो कहती है, जहर। ओह माय गॉड। और ये कहकर वो खुद भी जहरीला ड्रिंक पी लेती है। अब वो बताती है, मैं बहुत अकेली फील करने लगी थी और मुझे अपने दिमाग के अंदर कई आवाजें सुनाई देती थी। मैं मर जाना चाहती हूँ, लेकिन जब तुमने बताया कि तुम्हें भी वैसी आवाजें सुनाई देती है, तो मुझे लगा कि हम दोनों को ही साथ में मर जाना चाहिए। रोज रोज की परेशानी से छुटकारा तो मिले कम से कम, इसलिए मैंने तुम्हें भी आजाद करने का फैसला कर लिया। एंड दोस्तों कुछ ही देर में दोनों वहीं पर मर जाते हैं। ये सब कुछ देखकर तो मैट हो जाता है शॉक, क्योंकि अब ये पुलिस केस होगा और मैट पर कत्ल का इल्जाम लगेगा। वो जल्दी से सारे लिंक्स को डिस्कनेक्ट करके घर आ जाता है, जहां उसकी वाइफ पूछती है, तुम इतने इंटरेस्ट क्यों लग रहे हो? एंड जब वो उसको बताता है तो वो गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कई बार कि ये तुम घटिया काम मत करो, तुमने प्रॉमिस भी किया था कि तुम कभी नहीं करोगे, लेकिन आज तुम मेरी पीठ पीछे जाकर 2 लोगों की जान लेकर आया हो। नहीं नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। कल पुलिस आएगी तो तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे बीच में मत घसीटना।
और ये कहकर वो अपने चिप से मैट को ब्लॉक ही कर देती है दोस्तों। अब दोनों एक दूसरे को तो देख नहीं पाएंगे, सिर्फ एक व्हाइट इमेज दिखेगा और वो एक दूसरे को कॉल भी नहीं कर पाएंगे, ना ही मैसेजेस। इस तरह वो कहानी बताते बताते कहता है कि ऐसे मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई। फिर अगले दिन पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया और यहाँ पर बंद कर लिया। प्रेजेंट में मैट कहता है तो यार ये थी मेरी कहानी। जोई पूछता है मतलब तुम आदमियों के लिए लड़की अरेंज करने वाले दलाल थे, ये था तुम्हारा काम? मैट कहता है नहीं यार, ये तो सिर्फ मेरी हॉबी थी जिसे मैं सिर्फ रात में करता था, दिन में तो मैं दूसरा काम करता था। ये कहकर वो अपने दिन के काम के बारे में बताता है। इस दुनिया में सभी लोग एक चिप को अपने साइड हेड में फिक्स करके रखते हैं, जिसके द्वारा हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट करते रहते हैं और साथ ही उसे जब चाहें तो ब्लॉक भी कर सकते हैं। ऐसे में एक अमीर औरत हॉस्पिटल आई और वो अपने चिप के अलावा एक और चिप अपने सर में फिक्स करवाना चाहती थी, जिसके अंदर उसकी सारी मेमोरीज का एक बैकअप सेव होगा। कुछ दिन के बाद उस सेकंड चिप को ऑपरेट करके बाहर निकाला जाएगा, जिसके अंदर उसके ब्रेन की हर मेमोरी स्टोर हो चुकी होगी। फिर उस चिप को एक छोटे रोबोट में फिक्स कर दिया जाएगा। अब वो रोबोट उस औरत की तरह बिहेव करने लगेगा और उस रोबोट को ये भी पता नहीं होगा कि वो एक रोबोट है। इसी प्रोजेक्ट पर मैट काम करता था। उस औरत की मेमोरीज को चिप के द्वारा इस रोबोट में ट्रांसफर करके मैट उस रोबोट से बात करता है। वो पूछता है क्या आप मुझे सुन सकती है? हाँ सुन तो सकती हूँ, पर इस वक्त मैं हूँ कहाँ पर और आपने मेरे साथ क्या कर दिया है? हमने कुछ भी नहीं किया है और सच कहूँ तो आप एक इंसान ही नहीं है। तुम क्या क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मेरा कोई ऑपरेशन किया और अब कहते हो कि मैं इंसान नहीं हूँ? यहाँ चल क्या रहा है? एंड द मैट एक्सप्लेन करता है कि हमारे कस्टमर के ब्रेन में हमने एक चिप फिक्स किया और उसकी सारी मेमोरीज को उस चिप में कॉपी किया, फिर उसमें थोड़ा कोडिंग करके हमने तुम्हें बनाया। तुम रियल नहीं हो, ना ही तुम्हारे हाथ पैर, ना ही चेहरा, कुछ भी रियल नहीं है। तुम या तो इस रोबोट में आप बंद रहोगी या किसी कंप्यूटर के अंदर रहोगी। तुम एक तरह की कह सकते हैं हम एआई हो और कभी रियल लाइफ में वापस नहीं आ सकती। मुझे तो विश्वास नहीं होता, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? नहीं ये सच है। ये कहकर वो उस रोबोट को एक डेमो देने लग जाता है। वो एक स्क्रीन पर क्लिक करता है जिसकी मदद से वो उस औरत की मेमोरीज को एक औरत का रूप देता है। एंड अब एआई भी अपना रूप देखकर बिल्कुल हैरान होती है और पूछती है मुझे बनाने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? तब मैट बताता है कि हमारी वो कस्टमर बहुत बिजी औरत है, तुम्हें उसकी सेवा के लिए बनाया गया है। तुम्हारे सामने जो कंट्रोलर है उसके जरिए तुम्हें उसकी सेवा करनी है, जैसे सुबह उसको उठाना है, उसके लिए ब्रेड टोस्ट करना है, कॉफी बनानी है, वगैरह वगैरह। तुम्हें इस पूरे घर की देखभाल भी करनी है। अब एआई तो रोने लग जाती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मुझे छोड़ दो। मैट कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, तुम एक काम करता हूँ 3 हफ्ते तक अकेले सिस्टम में बंद कर देता हूँ, फिर तुम ठीक हो जाओगी। कहकर वो सिस्टम में 3 हफ्ते का टाइमर सेट करता है। मैट के लिए तो वो सिर्फ कुछ मिनटों के बराबर ही है, लेकिन सिस्टम में बंद उस एआई के लिए 3 हफ्ते हो जाते हैं। टाइम खत्म होने पर वो बाहर आकर कहती है कि इतने दिन मुझे यहाँ पर अकेला क्यों छोड़ दिया? प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ बंद रहकर कोई काम नहीं करना है। पर मैट फिर उसको 6 महीने बंद रहने का पनिशमेंट देता है और सिस्टम में टाइमर सेट करता है। मैट के 25 मिनट्स उसके लिए करीब 6 महीने हो जाते हैं। बेचारे की हालत खराब हो जाती है। वो घुटने टेक देती है कि प्लीज मुझे बाहर निकालो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। हाँ अब आए ना रास्ते पे, कहकर वो उस औरत की तरह दिखने वाली एआई को बाहर निकालता है और वो अपना काम शुरू कर देती है। असल में ये एआई वो औरत ही है, क्योंकि इस एआई का ब्रेन उसी औरत का है। फिर ये बेचारी एआई सुबह उस औरत को उठाती है, उसके नाश्ते पानी का इंतजाम करती है, उसके अपॉइंटमेंट्स भी देखती है। एंड अब प्रेजेंट में आ जाओ। मैट जोई को बताता है ये था मेरा डे का जॉब। अरे अब तो बताओ यार कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है? तब जोई अपना फ्लैशबैक बताता है कि मैं बैथ नाम की एक औरत से प्यार करता था और हम दोनों हमेशा साथ रहते थे। बैथ भी मुझसे प्यार करती थी और एक दिन हम दोनों बैथ के कलीग टिम और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर कर रहे थे। टिम एक चाइनीज आदमी था, तो डिनर के बाद वो दोनों चले गए और बैथ भी सो गई। मुझे उस समय नींद नहीं आ रही थी और मैं नीचे गया। वहां पर प्रेगनेंसी टेस्ट का एक स्ट्रिप पड़ा हुआ था जिसमें पॉजिटिव दिख रहा था। अब इस घर में मेरे और बैथ के अलावा तो कोई रहता नहीं, तो मैंने सोचा ये बैथ का होगा और वो प्रेग्नेंट है, यही मैंने सोचा। पर फिर मैंने सोचा कि उसने मुझे बताया क्यों नहीं। मैंने उससे पूछ भी लिया एंड वो कहने लगी कि अब मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं इसे अबॉर्ट करने वाली हूँ। मैंने उसको बहुत समझाया यार कि ऐसा मत करो, हम इस बच्चे को अच्छे से पालेंगे, पर उसने कहा कि मैं सिर्फ 27 साल की हूँ और इतनी जल्दी बच्चा नहीं करना चाहती। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैं उस पर चिल्ला दिया और वो भी मुझको डांटने लगी। अब धीरे धीरे हमारे बीच ये बहस हद पार कर गई और उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। फिर ना वो मेरी आवाज सुन पाई और ना ही मुझे देख पाई। मैं भी उसको देख नहीं पाया एंड वो मुझे छोड़कर चली गई कहीं। उसके बाद हम दोनों की फोटोज में भी इमेज एकदम वाइट हो गया और मैं कहीं भी उसका चेहरा देख नहीं पाया। फिर 6 महीने के बाद मैं दूसरी सिटी में गया तो वहां पर मुझको एक औरत का व्हाइट इमेज दिखा। बैथ के अलावा किसी ने मुझे ब्लॉक नहीं किया था, तो मुझे लगा ये बैथ ही है। मैं उसके पास गया तो पता चला कि उसका पेट बड़ा था, मतलब उसने अबॉर्शन नहीं किया और शायद वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। मैंने भी उसके आगे हाथ जोड़े कि जब तुम्हें बच्चे को डिलीवर करना ही था तो फिर झगड़ा किस बात का किया तुमने मेरे साथ? चलो प्लीज मेरे साथ चलो वापस, हम दोनों इस बच्चे को पालेंगे और साथ ही मुझे प्लीज अनब्लॉक भी कर दो। पर वो मानी नहीं और उस शहर को भी छोड़कर कहीं और चली गई। कई महीने के बाद उसका फिर मैंने पता लगाया।
वो अपने पापा के घर रह रही थी। अब उसके हाथ में छोटी बच्ची थी, मतलब मेरी बच्ची, लेकिन क्योंकि बैथ ने मुझे ब्लॉक कर दिया था तो उस बच्ची का चेहरा भी मुझको नहीं दिखा, वो भी व्हाइट इमेज की तरह दिख रहा था। फिर भी अपने बच्चे का वो इमेज देखकर मैं थोड़ा खुश होने लगा। इस तरह कई साल तक मैं बैथ और अपनी बेटी की व्हाइट इमेजेस को देखता रहा। फिर बच्ची करीब 6 साल की हो चुकी थी और मेरे हिसाब से खूब हंस खेल रही होगी, लेकिन मुझे इस चीज की तड़प थी कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। कुछ दिन के बाद टीवी पर मैंने बैथ का चेहरा देखा एंड मैं खुश हो गया कि शायद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, इसलिए मैं टीवी पर उसका इमेज देख पा रहा हूँ। लेकिन जब मैंने नीचे लिखा न्यूज पढ़ा तो पता चला कि एक ट्रेन एक्सीडेंट में वो मारी गई। वो चल बसी जिसकी वजह से उसका ब्लॉक भी काम नहीं करेगा और इसीलिए मैं उसको देख नहीं पाया। मुझे उम्मीद थी कि शायद अब मैं अपनी बेटी को कहीं देख पाऊंगा। मैं बैथ के पापा के घर गया जहां मेरी बेटी बर्फ में खेल रही थी। पहली बार अपनी बेटी का चेहरा देख पाने की खुशी में मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर भी गया था एंड मुझे तो उसका नाम भी पता नहीं था। मेरी आहट को सुनकर मेरी बेटी मुड़ी तो मैं चौंक गया क्योंकि वो बिल्कुल चाइनीज की तरह दिख रही थी। मेरी तो धड़कन ही रुक गई क्योंकि ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती थी। एंड तब मुझे याद आया कि बैथ सिर्फ एक चाइनीज आदमी को जानती थी और वो था उसका कलीग टिम। ओहो, मतलब ये बैथ और टिम की बेटी है, ना कि मेरी। शायद बैथ को मुझे ये बताने की हिम्मत नहीं हुई और इसलिए उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और मुझे इग्नोर करने लगी। अब सच बताऊं तो ये जानकर मुझसे सहा नहीं गया कि बैथ ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे अब उसके पापा पर गुस्सा आया और मैंने उनका कत्ल कर दिया। टिम और बैथ की बेटी घर से बाहर गई और बर्फ के साथ वो भी जमकर मर गई। मैं वहां से बचकर आ गया पर पुलिस ने किसी तरह मुझे पकड़ लिया। पुलिस कस्टडी में मैंने एक शब्द भी नहीं बताया कि मैंने कत्ल क्यों किया। तंग आकर पुलिस ने मुझे इस कैबिन में बंद कर दिया था। एंड अब पूरा सच जानने के बाद मैट चिल्लाता है कि हे भगवान, अच्छा हुआ ये मामला खत्म तो हुआ। यार मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। अब जोई की भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है और किससे बात कर रहा है। और यहाँ पर सीन होता है कट और मैट अपनी आंखें खोलता है। वो कहता है ओके गाइस, तो मेरा काम पूरा हुआ, जोई अपना गुनाह कबूल कर चुका है, अब तो आप ये केस बंद कर सकते हैं ना। असल में दोस्तों हुआ ये था कि जोई ने बैथ के पापा का कत्ल कर दिया, पर बैथ की बेटी कैसे मरी ये किसी को पता नहीं चला। पुलिस ने जोई से पता लगाने की बहुत कोशिश की पर उसने कुछ नहीं बताया। तब पुलिस ने मैट की मदद ली और जोई के ब्रेन में वो सेकंड क्लिप इंसर्ट किया और उसकी पूरी मेमोरी को उस चिप में कॉपी कर लिया। फिर उस चिप की मदद से जोई जैसा दिखने वाला एक एआई बनाया जो सिस्टम में केबिन जैसी जगह में रखा गया। अब वो मैट के ब्रेन को दूसरी चिप में कॉपी करके उसी सिस्टम के अंदर भेज देते हैं। फिर मैट और जोई के एआईज उस सिस्टम के वर्चुअल केबिन में 5 साल रहते हैं। 5 साल मैट ने जोई का मुंह खुलवाने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो सफल रहा। आखिर में जब मैट ने अपना फ्लैशबैक सुनाया तब जाकर जोई अपना सच बताने के लिए तैयार हुआ। अब सारा सच जानकर मैट का चिप उस सिस्टम से बाहर निकाला गया और पुलिस को सब कुछ बता रहा है वो। असल में मैट ने यहाँ सिर्फ आधा घंटा बिताया था लेकिन सिस्टम में इस तरह टाइम किया गया कि उसमें 5 साल की जिंदगी जिए। मैट कहता है कि मेरा काम पूरा हुआ दोस्तों, अब तो मुझे छोड़ दो। मैंने तो उस हैरी की भलाई करने की कोशिश की ताकि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए। मुझे क्या पता था कि वो उस साइको जेनिफर को अपनी गर्लफ्रेंड चुनेगा। अब पुलिस ऑफिसर कहती है कि ठीक है, हैरी की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, इसलिए तुम्हें जेल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम जो मर्दों के लिए औरतें सेट करने की गंदी दलाली करते थे वो एकदम इलीगल काम है। उसके लिए तो हम तुम्हें ब्लॉक करने वाले हैं। ब्लॉक करेंगे? किससे? ऑफिसर कहती है सबसे। दुनिया में कोई भी अब तुम्हें देख नहीं पाएगा और ना ही तुम किसी को देख पाओगे। मैट तो चौंक जाता है कि ये कैसा पनिशमेंट है। वो बाहर आता है तो सब उसको सफेद इमेजेस की तरह दिखने लग जाते हैं। अब वो किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा एंड जब दूसरे लोग उसको देखेंगे तो वो एक रेड इमेज की तरह दिखेगा। मैट बेचारा बड़ा उदास हो जाता है। दूसरी ओर जोए, जिसकी ब्रेन मेमोरी को एक चिप में सिस्टम के अंदर रखा गया था, उसे उसके केबिन में 1000 साल यानी सिस्टम के हिसाब से 1000 साल अकेले बंद रहने की सजा दी जाती है। और इसी के साथ ब्लैक मिरर 3 सीजन 2 का एपिसोड 4 यहाँ पर खत्म होता है। हाँ, मैंने ठीक कहा था ना कि यह एपिसोड एकदम अलग है और माइंड बैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। तो अब आपकी बारी आती है कमेंट्स में बताने की व्हाट डू यू थिंक है। बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।